स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है? फिजिक्स में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? अभी फिजिक्स में क्या मतलब थर्मो के पेपर में, ठीक है ना? तो हाँ, एक तो बीएससी आर्ट सेकेंड, स्टैटिस्टिकल, यूनिट सेकेंड, ठीक है? हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास। सबसे पहले तो कुछ एक दो बच्चों ने कमेंट किया था कि उस दिन जो हमने ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत पढ़ा था लास्ट के स्टेप्स में, उन्हें शायद कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो देखो बताती हूँ मैं प्रॉब्लम आप लोगों को एक्चुअली में किस चीज में आई होगी, वो मुझे समझ में आ गया। कई बार आप लोग क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज नहीं करते हो, अगर वो यूज कर लो तो ऐसी कोई दिक्कत रहेगी। फिर भी चलिए अपन देखते हैं। अब लास्ट में आप लोग को कहाँ से समझ में नहीं आया वो तो मुझे पता नहीं, तो मैं थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है जहाँ से आप लोगों को दिक्कत हुई होगी कि भाई देखो, एक बार फिर टॉपिक अगर आप लोग डालना मत, मैं तो बता रही हूँ, ठीक है ना? ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत जो हमने पढ़ा था, जिन भी स्टूडेंट्स को ये समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई किसी भी स्टेप में, वो एक बार फिर से देख लें। ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत, तो चलिए ये सिद्धांत क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट वगैरह उसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, ठीक है? हमने किस तरीके से माना, एक पात्र माना, उसके हमने अलग अलग हमने क्या लिए, एफ उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने मानी थी, स्वतंत्रता की कोटियां, वहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, नहीं हुई होगी आई होप, उसमें कोई दिक्कत जैसी चीज भी नहीं है। फिर ई को हमने किसका फंक्शन माना था, क्यू का, और पी का, स्थिति और संवेग, इन दोनों का हमने फलन माना, किसको, ऊर्जा ई को, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर हमने क्या किया था, उसमें से हमने एक आई कण के लिए एक भाग अलग कर लिया था, ठीक है ना? एक भाग हमने अलग कर लिया, मतलब एक प्रकार से हमने ई को किस में बांट दिया था, ई बराबर हमने ई आई प्लस ई डैश के रूप में बांट दिया था, ठीक है ना? मतलब आई वे कण की एनर्जी अलग कर ली थी, और टोटल तो पहले ई था, ई में से आई वे कण की अलग कर ली, बाकी जो बचा उसको हमने ई डैश से डिनोट कर दिया था। आई होप यहाँ तक भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है? यहाँ तक में दिक्कत होने जैसा कुछ है भी नहीं। उसके बाद हमने गतिज ऊर्जा का मान देखा, और गतिज ऊर्जा का मान जो हमारे पास होता है E बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो यहाँ पे हमने 1/2m को क्या माना था, एक कांस्टेंट b के बराबर मान लिया है ना? तो हमारे पास अगर आई वे कण के लिए हम ऊर्जा लें तो ई आई बराबर हमने क्या लिख दिया था, b इंटू में पी आई स्क्वायर, ये ई आई का मान आ गया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है? इसके बाद से चलो एक चीज हम और देखते हैं। हमने प्रायिकता के फॉर्मूले से कहा था, इससे पहले जो हमने ऊर्जा का बंटन नियम हमने पढ़ा उसमें हमने प्रायिकता, तो प्रायिकता के फॉर्मूले में पी आई किसके प्रोपोर्शनल आया था, किसके समानुपाती आई थी, प्रायिकता पी आई समानुपाती आई थी ए ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी। फॉर्मूला हमने देखा था पूरा, ए से मतलब जो भी कांस्टेंट मान आ रहा था ना, m अपॉन 2 पाई के टी पावर 3/2 e की पावर 1/2, फिर ये एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस e अपॉन के टी इंटू डी, यही तो मान आ रहा था प्रायिकता का, इंटू में 2 पाई n, 4 पाई भी आ रहा था आगे, 4 पाई या 2 पाई, ठीक है? तो ये कांस्टेंट हमने a वो सब ले लिया, और e की पावर माइनस e बटे के टी के प्रोपोर्शनल में था, सॉरी प्रोपोर्शनल इसी के था, हमने इक्वल टू करके यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने क्या लगा दिया, समानुपातिक नियतांक a इंटू ई की पावर माइनस ई बटे के टी, किसी आई वे कण की प्रायिकता आ गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हमने पहले, ये तो हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा था, कहाँ से, इससे पहले जो हम ऊर्जा का वितरण फलन पढ़ चुके हैं वहां पे हमने केवल प्रायिकता के फॉर्मूले से ये मान लिखा, ठीक है? तो आई होप इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी, ठीक है? ये आपके पास क्या आई थी, किसी आई वे कण की प्रायिकता, ये हमारे पास आ गया था किसी आई वे कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है? और कुल ऊर्जा को हमने ई आई प्लस ई डैश के रूप में बांट दिया था, ये समझ में आ गया? उसके बाद हमने मेन फंक्शन किसका लिया था, माध्य ऊर्जा। हम चाहते थे कि हम जिन भी कणों की बात कर रहे हैं, कि जिन कणों के लिए हम बता रहे हैं कि एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनके लिए हम माध्य ऊर्जा का मान लें। क्या आप लोगों को यहाँ से दिक्कत आई थी? भाई माध्य ऊर्जा का मान तो हमने क्या नॉर्मली फॉर्मूला ले लिया था, चलो मैं एक बार
शॉर्ट में हम फटाफट फिर से देख ही लेते हैं, मैं बता देती हूँ। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। फॉर्मूला था ये, आप लोगों का आई होप समझ में भी आया गया होगा। आप लोगों ने बोला कि मैम लास्ट के स्टेप्स में दिक्कत है, अब मुझे पता नहीं लास्ट का स्टेप कहाँ से आपको समझ में नहीं आया, फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो हमने क्या मान ले लिया था, माध्य ऊर्जा EI का मान ले लिया था, ठीक है ना। और माध्य ऊर्जा को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो हमने इसको इस प्रायिकता के रूप में लिख दिया, EI इंटू E की पावर माइनस E बटे KT के रूप में लिखा था ऐसे। तो हमने दोनों के ले लिया था, देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में EI। अब ये तो माध्य ऊर्जा निकालते ही इस प्रकार से है, जैसे माध्य से मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं, 10 नंबर है कोई, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस अपॉन में टोटल 10 करते हैं ना। और ऐसे ही फिजिक्स में या हमने क्वांटम वगैरह में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पे हम माध्य निकालते हैं, मीन एनर्जी या एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह निकालते हैं, प्रत्याशा मान, इस प्रकार से ही तो निकालते हैं। तो EI E की पावर माइनस E/KT ये मान था। और इसके अलावा हमने वो सारे मान जैसे dq1 dq2 डॉट 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 dqf तक था, यही मान था। ये तो कौन से मान थे हमारे, जो स्थिति के फलन थे, ठीक है। और इसके साथ में संवेग के फलन, संवेग के पद हमारे पास क्या थे, dp1 dp2 डॉट 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 dpf तक। क्लियर है, ये मान था। और ये डिवाइडेड बाय हमने किसके लिख दिया था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में E की पावर माइनस E/KT। ये EI कुल ऊर्जा का मान इसमें नहीं आता, बस बाकी एज इट इज लिख दो आप, dq1 dq2 डॉट 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 dqf इंटू में dp1 dp2 डॉट 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 dpf। क्लियर है, ये भी हमने माध्य ऊर्जा का फॉर्मूला लिख दिया था, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये आपकी माध्य ऊर्जा आई थी सब कणों की, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ठीक है ना। इसके आगे हमने क्या किया था, अब हमें ये जो EI है, इस E का मान, ये जो E है, E का मान हमें EI प्लस E डैश के रूप में लिख देना है। हमें क्या करना है, E को किस रूप में लिख देना है, EI प्लस E डैश के रूप में। तो देखो मैं इस स्टेप में कर दे रही हूँ, यहाँ E है, E की जगह हमें क्या लिख देना है, माइनस तो ऑलरेडी है ही, EI प्लस E डैश और अपॉन में KT, यही मान लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पर भी हम कर देंगे, E की जगह क्या लिख देंगे, EI प्लस E डैश के रूप में। तो हमने ये लिख दिया EI प्लस E डैश माइनस का और अपॉन में KT, यही मान किया था हमने नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद हम क्या करेंगे, E की पावर इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, मतलब EI अपॉन में KT E के साथ अलग और बाकी E डैश अपॉन में KT को अलग कर लेंगे, यही मान हमने किया था। तो एक प्रकार से I वाले कणों को हमने क्या किया था, जो I कण की जो ऊर्जा का मान हमारे पास है उन मानों को हमने अलग मान लिया था, ऐसा ही माना था। अलग क्या किया था हमने, देखो अगर यहाँ किसी को दिक्कत हुई होगी, देखो कैसे किया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में हमने जैसे पहले आईवे कण की ऊर्जा अलग की थी, यहाँ भी हम इनमें से आईवे कण की ऊर्जा अलग करना चाहते हैं। तो EI तो है ही आईवे कण का, EI एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। E की पावर में माइनस EI बटे KT, इसको अलग ले लेंगे आईवे कण को, तो ये आ जाएगा माइनस EI बटे KT, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में आईवे कण का संवेग हमने साथ में क्या ले लिया, dPi के बराबर, क्लियर है। उसके अलावा हमारे पास क्या बच गया, बाकी का जो मान बच गया इंटीग्रेशन में, सेम इंटीग्रल में, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। क्या बच गया हमारे पास, EI तो यहाँ आ गया, E की आधी पावर हमने हाफ हाफ कर लिया, ये तो यहाँ आ गई, बच क्या गया यहाँ पे माइनस का E डैश बटे KT, तो ये E की पावर माइनस E डैश बटे KT, ये मान आ गया। इसके अलावा ये पूरा का पूरा मान आपके पास एज इट इज बच गया, dq1 dq2 डॉट 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 dqf और साथ में dp1 dp2 और डॉट 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 dpf, ये मान आ गया था आपका। बटे में भी आप इस तरीके से दोनों को क्या कर लो, अलग अलग कर लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए, देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, अब यहाँ पर तो EI तो ऑलरेडी है ही नहीं, वो तो रहेगा नहीं, ऑनली इन पावर को अलग कर लो। एक तो आपका E की पावर माइनस EI बटे KT इंटू में dPi, ये मान आ जाएगा। और दूसरा वाला क्या आ जाएगी, E की पावर माइनस E डैश बटे में KT, ठीक है। और बाकी dq1 dq2 पूरा एज इट इज ये का ये मान आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा था इन दोनों में तो क्या डिफरेंस है, यहाँ EI है, यहाँ पे EI नहीं है, इसलिए ये दोनों मान तो अलग है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम मान है, माइनस इन्फिनिटी से वही प्लस इन्फिनिटी की लिमिट के लिए। तो हमने कहा था इससे पूरा का पूरा ये मान कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, क्लियर है। तो हमारे पास फाइनल इसका मान क्या बच गया था,
यहाँ से ये मान तो आधा कट गया, हमारे पास फाइनल इस माध्य ऊर्जा ई का मान हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ई आई ई की पावर माइनस ई आई बटे के टी इंटू में डीपीआई, ये मान बच गया। और बटे में इसका मान क्या बच गया हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ई की पावर माइनस ई आई बटे में के टी और डीपीआई। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में, यही का यही मान आया था। अब इससे पहले हमने ई आई का मान जो अभी पीछे किसके बराबर माना था, बी पी आई स्क्वायर के बराबर आया था ना, ई आई बराबर बी इंटू पी आई स्क्वायर के बराबर मान आए थे गतिज ऊर्जा। तो हम ई आई का ये मान यहाँ रख देंगे, ठीक है, रख दो ई आई का मान। तो आपके पास देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ई आई की जगह रखो बी इंटू पी आई स्क्वायर, क्लियर, ई की पावर माइनस ई आई की जगह फिर रख दो b इंटू में पी आई स्क्वायर और बटे में के टी, आगे एज इट इज इंटू में डीपीआई आपका एज इट इज हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, ठीक है, e की पावर माइनस ई आई का मान फिर से यहाँ पे भी रख दो, तो b इंटू पी आई स्क्वायर अपॉन में के टी और इंटू में डीपीआई लिखा था हमने ये। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, किसी ने उतारा नहीं हो वो उतारना चाहे वो भी कर लो, हालांकि लास्ट वीडियो में आपके पास कंप्लीटली अच्छे से करा रखा है इसलिए, ठीक है, यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो हमने क्या कहा था, ये जो दोनों हमारे पास समाकलन आ रहे हैं इनको हमने कहा था कि ये गाउसियन समाकलन है। कैसे, गाउसियन समाकलन के मान में आपको प्रॉब्लम हुई है, मुझे जहां तक समझ में आया है। देखो हमने दो समाकलन के मान दिए थे, हमने कहा था कि इन समाकलन का रूप कुछ किस प्रकार से है, इस प्रकार का, देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में। जिनको नहीं आया समझ में अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा अब इन दोनों समाकलन को हमें सॉल्व करना है, वही तो माने, तो हमने इनका रूप देखा तो हमें गाउसियन समाकलन ध्यान आया कि ये तो कुछ उनके जैसे हैं। किसकी तरह, हमने बताया कि एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ये एक समाकलन होता है जिसका मान किसके बराबर आता है, ये समाकलन क्या होता है, गाउसियन समाकलन, जिनके मान फिक्स होते हैं। इसीलिए अभी हम इसे सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, इनके फिक्स मान हमें याद करने होते हैं और आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि आप भी इनके फिक्स वैल्यूज ही याद रखें, ठीक है। तो इसका मान हमने किसके बराबर बताया, 1/2 अंडर रूट पाई बाई ए क्यूब। अब उस दिन एक्चुअली क्या मिस्टेक हुई थी, मैंने यहाँ ए क्यूब की जगह शायद ए स्क्वायर लिख दिया था, क्लियर है। और मैंने फिर ये भी बताया था इस मान को हम आगे सॉल्व करें तो हम आगे सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, जैसे 1/2, अब मान लो ये ए क्यूब है, ए क्यूब को हम ए डॉट ए स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए आ जाएगा और एक ए हमारा अंडर रूट के अंदर रह जाएगा पाई बाई ए, क्लियर है। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे इसको ए स्क्वायर ही लिख दिया था गलती से और इसको सॉल्व करके मैंने आपको ये मान भी बताया था। अब आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पे कि मैंने ए स्क्वायर को सॉल्व करके अंडर रूट से बाहर भी लिख दिया और उसके बाद भी अंदर एक ए कैसे बच गया। तो वही तो बात है कि ये तो जरा से कॉमन सेंस की बात है ना कि क्यूब की जगह गलती से अगर स्क्वायर लिखने में आ गया लेकिन आगे सॉल्व क्या किया हुआ है उसको देख के तो आप भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि ऑब्वियसली सी बात है ए बाहर आ रहा है अंदर भी आ रहा है, ए को अंडर रूट के अंदर लोगे इसका मतलब ए स्क्वायर होगा, इसका मतलब शायद यहाँ 3 की जगह गलती से 2 लिख दिया है, बस इतनी सी मिस्टेक थी, समझ में आया। दूसरा, इसके हमने कंपेयर किसकी तरह किया था, हमने ये बताया कि एक समाकलन ये भी होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में डायरेक्टली e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ये मान हो। तो इसका मान हमने किसके बराबर बताया था, अंडर रूट पाई बाई ए के बराबर बताया था। अब हम इन दोनों समाकलन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे इस समीकरण में। अब देखो अगर आपको यहाँ मान मानने में कंफ्यूजन हुआ है तो अब वो चीज भी देख लो। देखेंगे यहाँ पे b आपका यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट मान है, ठीक है। b से कंफ्यूजन हो रहा है, कांस्टेंट को आप बाहर ले लो, क्लियर है। हमने इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं इस रूप में। अब हम इसका प्रयोग यहाँ करके देखेंगे कि भाई यहाँ x का मान है तो यहाँ x क्या प्रदर्शित कर रहा है और ये a है यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ b था, b कांस्टेंट था, हमने उसको मान लो बाहर ले लिया।
अब आप देखो इसको और इसको सबसे पहले आप कंपेयर करो। सब स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पी आई स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे e की पावर माइनस a के साथ में भी एक एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब आप यहाँ देखो कि e की पावर में किसका स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे भी पी आई स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर सेम है, इसमें भी यहाँ पे पी आई स्क्वायर और यहाँ पे पी आई स्क्वायर सेम है, और साथ में d भी किसका है, x का है, तो यहाँ पे भी d किसका, इस पी आई का ही है। क्लियर है? इसका मतलब आप कंपेयर करके कह सकते हो कि यहाँ x का रोल कौन प्ले कर रहा है, पी आई कर रहा है ना। ये इनका मान रखने का मतलब ये होता है कि आप इस इंटीग्रेशन की तरह ही है ये मान, बस ये है भाई, ये तो हमने एग्जांपल के लिए बताया, इंटीग्रेशन में हम ऐसा नहीं बताएंगे एग्जैक्ट। इस इंटीग्रेशन में x का मान कुछ और है या चाहे a का मान कुछ और है, लेकिन फॉर्मेट इस प्रकार का ही है ना। आप देख सकते हो कि हमने एक जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है गाउसियन इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग कि अगर कोई वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो उस इंटीग्रेशन का मान ये आता है। अब यहाँ x और a जो है ये मान कुछ भी हो सकते हैं, तो इसको हमने इससे कंपेयर किया तो देखा, देखो यहाँ दो जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर देख लो कंपेयर कैसे करना है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब आप इसको कंपेयर करके देखो तो हाँ यहाँ पे पी आई स्क्वायर आ रहा है और e की पावर में भी पी आई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, लास्ट में आप इससे देख सकते हो या तो कि यहाँ पे डी एक्स का आ रहा है, यहाँ पे डी पी आई का आ रहा है, इसका मतलब क्लियर है यहाँ पे x किसका रोल प्ले कर रहा है, पी आई का। ठीक है, दूसरी चीज बच गई हमारा कांस्टेंट a, तो हम देख रहे हैं कि e की पावर में माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, मतलब माइनस का कोई लफड़ा नहीं है। एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है उसको हमने a से प्रदर्शित कर रखा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है हमारा, पूरा ये b बाई के टी, इसका मतलब पूरा b बाई के टी तो a को प्रदर्शित कर रहा है। a यहाँ पे किसके बराबर है, b बाई के टी के बराबर है, सिंपल। अब बताओ इसमें कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, इसको इससे कंपेयर करके देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ पी आई स्क्वायर है, e की पावर में भी एक्स स्क्वायर है तो e की पावर में पी आई स्क्वायर है, dx है तो यहाँ भी डी पी आई है। क्लियर है? दूसरी चीज कि एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीपल है e की पावर में वो a के बराबर हमने बता रखा है, माइनस अलग है, माइनस इसमें भी है तो माइनस तो हमें इंक्लूड करना भी नहीं है। बच क्या गया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पी आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई में क्या बच गया, पूरा वी बाई के टी एज इट इज है। और इसमें भी आप सेम दे सकते हो, इसको इससे कंपेयर करके देखो तो e की पावर यहाँ भी e की पावर माइनस तो यहाँ भी माइनस, एक्स स्क्वायर और dx आ रहा है तो यहाँ भी देखो पी आई स्क्वायर और डी पी आई आ रहा है, और एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीपल है वो a आ रहा है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल v बाई के टी है। इसका मतलब यहाँ पे भी सेम, इन दोनों में ये चीज सेम है, x का रोल पी आई प्ले कर रहा है और a का रोल v बाई के टी प्ले कर रहा है। क्लियर है? तो हम इनकी जगह ये मान रख करके देख लो। अब आप देखो इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन ये कर रखा है, इसका मतलब इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन भी ये होगा जहां a का मान आपका क्या होगा, ये v बाई के टी के बराबर होगा। तो आप ये मान रख के देखो, देखो 1 हमारा ये b बाहर है ऑलरेडी, ये b हमने ले लिया, इनटू में 1/2a अंडर रूट पाई बाई a, इसका सॉल्यूशन लिखा है हमने ऊपर वाले इंटीग्रेशन का। b बाहर था, हमने बाहर ले लिया, इसके इनटू में इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो मान आपके पास कुछ यही आएगा। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन ये होता है, और बटे में क्या आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन डायरेक्टली अंडर रूट पाई बाई ए, अंडर रूट पाई बाई ए। अब यहाँ आप इस a का मान रख दो, यही तो किया था हमने, a का मान रख के देखो क्या आता है। a का मान रख दो, b एज इट इज है 1/2 इंटू a का मान क्या है, b बटे के टी। ठीक है, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे है पाई बटे में a का मान फिर से b बटे के टी। क्लियर हो गया? अपॉन में अंडर रूट पाई बाई a, तो अंडर रूट पाई अपॉन में b बटे के टी। क्लियर है? ये अंडर रूट और ये अंडर रूट बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारे पास ये मान b बटे में 2b इंटू में के टी, b से b कैंसिल, क्या मान आ गया, के टी बाई 2। क्लियर है? अगर आप इतना भी सॉल्व नहीं करते तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख लो, दोनों इंटीग्रेशन के मान हमने ये रख दिए। ठीक है, आप a का मान इतना भी मत रखो, आप डायरेक्टली यहाँ पे अंडर रूट पाई बाई कॉमन ही तो आ रहा है, यहीं पे काट लो, बच क्या जाएगा आपके पास, सिर्फ b बटे में 2 है, यहाँ पे a का मान रख लो b बटे में 2 इंटू a का मान b बटे के टी, b से b कट गया, मान क्या आ जाएगा, के टी बाई 2। दोनों ही तरीके हैं, या तो a का मान अंदर रख करके फिर उसके बाद इन दोनों को काटो, नहीं तो बिना मान रखे भी काट लो, भी सेम
काटा ही है, बिना रखे काट लो और बस बाद में ई का मान रख दो, हो तो गया सिंपल। अब इसमें क्या कंफ्यूजन था आपको? कंफ्यूजन आपको सिर्फ ये था कि उस दिन इसका जो मैंने सॉल्यूशन सॉल्व करके लिखा था, मैंने उसे 1/2 अंडर रूट पाई बाई ए स्क्वायर लिख दिया था, और फिर मैंने इसको कहा था कि इसको हम सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं 1/2 ए अंडर रूट पाई बाई ए। आप जहाँ तक है यही कंफ्यूज हुए होंगे कि ए स्क्वायर को तो सॉल्व करके अंडर रूट से बाहर तो सिर्फ ये आना चाहिए, अंदर वाला ए कहाँ से आ गया? तो यही तो थोड़े से कॉमन सेंस की बात है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्यूब रहा होगा, वो गलती से स्क्वायर लिखने में आ गया है। क्यूब को ही तो सॉल्व करके भाई ए क्यूब है, इसको आप क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर डॉट ए के रूप में लिखो अंडर रूट के अंदर। अब इसे ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके ए हो जाएगा, ए अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। आगे आप समझ में आई होप अब क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से कंपेयर किया करो, ठीक है ना? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। और b की पावर कहीं -1 आएगा, -2 आएगा, थोड़ा अच्छे से आप लोग कैलकुलेशन करो, जो यहाँ करवाया हुआ है सही है। और कहीं अगर मान लो एक आध कोई चीज अगर पावर में -1 की जगह -2 हो गया, अगर गलती से हो भी गया होगा, जहां तक है एक स्टूडेंट ने कहा था कि b की पावर में -1 नहीं -2 आएगा, वो -1 ही आएगा, आप उसे अच्छे से सॉल्व करके देखें। और अगर कहीं ऐसा आ भी जाता है तो ये चीजें कोई बोलने की नहीं होती, आप लोग खुद भी बीएससी के स्टूडेंट्स हो तो इतनी कैलकुलेशन आप लोग भी कर ही सकते हो। कई बार ब्लैक बोर्ड पे होता है, फ्लो में लिखने में गलती से लिखना चाहते हैं -1 बट उसकी जगह 2 लिख करके चले जाते हैं, ध्यान में नहीं जाता है, ठीक है ना? तो ये आप लोग कर लिया करो क्लियर। तो चलिए यहाँ तक का मान हो गया हमारा। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ये हेडिंग डाल लो, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे माध्य मुक्त पथ क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे हम इसे। देखो जैसे गैस के अणु होते हैं, गैस के अणु में हम पहले भी काफी बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि गैस के अणु क्या होते हैं, मोशन करने के लिए फ्री होते हैं, ठीक है ना? उन पर किसी भी प्रकार का किसी भी एक पार्टिकल में कोई फ्री स्पेस में, पार्टिकल क्या सॉरी किसी निकाय में या कोई भी फ्री स्पेस है, उसमें अगर बहुत सारे आपके गैस के अणु है तो वो क्या करते हैं, किसी भी दिशा में गति करने के लिए फ्री होते हैं, ठीक है? पहली बात तो हमने पढ़ी थी कि वो कभी भी क्या होते हैं, रेस्ट में नहीं होते, विराम अवस्था में नहीं होंगे, हमेशा गति करते रहेंगे, ठीक है? इसलिए गैस कणों की स्थितिज ऊर्जा भी हम शून्य ही मानते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज कि उनकी कोई दिशा भी निर्धारित नहीं होगी कि वो एक इस दिशा में ही गति करेंगे, ठीक है? दिशा क्यों नहीं निर्धारित होगी? क्यों? क्योंकि इन पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, ठीक है ना? इन पर जो एफ एक्सटर्नल होगा, कोई भी बाह्य बल, चाहे वो हम बाहर से लगाए या फिर कोई गैस कण हो एक दूसरे पर, इन बलों की अनुपस्थिति होती है। भाई दिशा कब बदलती है? कोई ना कोई, आप किसी चीज की दिशा कब बदलोगे? जब आप उसको किसी न किसी, अभी मान लो ये मानकर इस डायरेक्शन में है, मैं इसे इस डायरेक्शन में क्या, तो मैंने इसे कुछ ना कुछ तो बाह्य बल लगाया, तब जाकर के अपने आप बैठे बैठे तो ये इस डायरेक्शन में हो नहीं गया, ठीक है ना? आप बोलोगे कि मैम कोई हल्की चीज हो हवा से, तो हवा भी तो एक प्रकार से उसमें बल ही तो लगाती है। जैसे कोई सूखे पत्ते होते हैं, गिरे होते हैं, हवा आती है वो उड़ जाते हैं, ठीक है? तो क्यों उड़े? जब तक हवा नहीं थी तब तक तो वो नहीं उड़ते। वो कब उड़ते हैं?
जब हवा आती है तो हवा उन पे क्या एक प्रकार का बल लगाती है और तब उन्हें विस्थापित करती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि पार्टिकल जो होते हैं, गैस के अणु, ये एक दूसरे पर किसी प्रकार का बल नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। इनमें केवल क्या होता है कि ये बस अपना फ्री होकर के बस मूव करते रहते हैं अपने अकॉर्डिंग। किसी की डायरेक्शन ये हो सकती है, किसी की ये हो सकती है, किसी की ये, किसी की ये, किसी की ये, कुछ भी डायरेक्शन में ये अपने अकॉर्डिंग मोशन करते रहते हैं। हाँ, इनमें ये फिनोमिना जरूर होता है, एक घटना जो इनमें घटती है वो क्या होती है कि जैसे कोई भी दो अणु अगर गति करते करते एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, वे गति कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है, अब गति करते करते जैसे बहुत पास आ गए, तो इतने पास आने के बाद में क्या होता है, मैंने कल भी बताया था कि इनमें क्या होता है, एक प्रकार का प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है। भाई ये फ्री होते हैं, ये अपने आप में रहना चाहते हैं, तो किसी दूसरे की इन्वॉल्वेंस पसंद ही नहीं करते। तो ये क्या करते हैं कि पहले ही एक दूसरे को जैसे ही लगा थोड़ा पास आ गया तो ये दूर से प्रतिकर्षित कर देते हैं, ठीक है ना। अब वो दूर से हो सकता है ये, लेकिन इनकी घटना कब दिखती है, जब हम किसी माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखते हैं। तो नॉर्मली तो हमें गैस के अणु दिखते भी नहीं है, हवा में दिख रहा है हमें कि कोई अणु अभी यहाँ टक्कर कर रहा है, नहीं दिखता है। लेकिन माइक्रोस्कोपी से भी देखें तो क्या होता है, ऐसा हमें दूर से देखने पर लगेगा कि शायद ये दोनों बहुत पास आ गए और टकरा गए, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपी से उसे जूम करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि टकराते नहीं है, भले इस कंडीशन में हो, लेकिन बहुत दूर से देखने पर ये कंडीशन भी बिल्कुल हमें ऐसी लगती है कि जैसे ये दोनों बिल्कुल टकराए हो, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लगभग इनमें कुछ ना कुछ दूरी रहती है। हाँ, ये जरूर होता है कि गति करते करते एक दूसरे के, मान लो पहले ये इतनी दूरी पर हो, गति करते करते एक दूसरे के ये बहुत पास आ जाते हैं। अब इतना पास आने के बाद क्या करते हैं, ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। प्रतिकर्षण बल बहुत तेज होता है, उस प्रतिकर्षण बल के कारण ये दोनों अपनी अपनी गति की दिशा बदल लेते हैं, कोई अलग दिशा में चला गया, कोई अलग। भाई ये जो प्रतिकर्षण बल लगता है ये सिंगल एक बल ही होता है जो कि गैस के अणुओं के मध्य में लगता है, ठीक है ना। उनकी गति के दौरान सिर्फ एक बल कार्य करता है, ये प्रतिकर्षण बल, वो भी कब, जब ये अणु बहुत पास आते हैं। अभी ये अणु यहाँ है, ये अणु यहाँ है, तो ये एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाएंगे। आप बोलो कि हमेशा ये दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाए रहते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तब तो ये अणु बिल्कुल भी पास पास आ ही नहीं पाते, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। हाँ, जब गति करते करते कोई भी रैंडमली किसी के भी, अगर ये मान लो यहाँ से इसके पास पहुंच जाए इतनी पास आने के बाद में, तो ये प्रतिकर्षण बल एक लगाते हैं, तो उस बल के कारण इनकी दिशा बदल जाती है। और फिजिक्स की लैंग्वेज में कि किन्हीं भी दो कणों के मध्य होने वाली ऐसी घटना कि जब वो दोनों एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाते हैं, तो उनके आपसी जो भी प्रभाव होता है, अंतराण्विक प्रभाव होता है, जिस प्रभाव के कारण उनकी गति की दिशा बदल जाए, उस घटना को क्या कहा जाता है, टक्कर। टक्कर कहा जाता है या संघट्ट, कॉलिजन, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, टक्कर कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। तो अगर इस घटना को, अगर हम किसी अणु के पथ को देखते हैं, जैसे कोई एक अणु, हम मान लो इस अणु की बात कर रहे हैं, हम लगातार इसका पथ का हम ऑब्जर्वेशन करें कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि अपने आप स्लोली, कभी ये मान लो ये कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर गया, इधर गया, इधर आ गया, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, ये कंटिन्यू मोशन, लेकिन हम देखते हैं कभी एक जगह रुका हुआ नहीं है, बहुत धीरे धीरे लेकिन कुछ ना कुछ गति करता रहता है। तो अणुओं की जो इस प्रकार की गति होती है, क्या कहलाती है वो, ब्राउनी गति। क्या कहलाती है, ब्राउनियन गति कहलाती है। या आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति, कि इस प्रकार की कि अणु, जब ये गैस के अणु एक दूसरे के बल क्षेत्र के प्रभाव के बिना ही अपने आप ही क्या करते हैं, किसी भी यादृच्छिक रूप से रैंडमली किसी भी दिशा में जब वो गति करते रहते हैं, तो अणुओं की इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। क्लियर है? अब जब ये गति करेंगे तो क्या होगा, भाई गति करते करते ये अणु इधर से जा रहा है, तो अब भाई सिर्फ ये अकेला तो है नहीं कि ये गति करता रहेगा, इसके सामने कोई नहीं आएगा। हमने पहले ही बताया, ये हम केवल एक के पथ की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार इसका पथ, ये कुछ भी हो सकता है इसका डायरेक्शन, ठीक है ना। मान लो इस डायरेक्शन में चला गया, फिर ये इस डायरेक्शन में आ गया, इधर आया, फिर ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इस प्रकार से इसका डायरेक्शन कुछ भी है। लेकिन इसको बीच बीच में दूसरे कण भी तो मिले ही होंगे। मान लो इसका मतलब एक कण, क्यों, जहां जहां से ये अपनी दिशा बदल रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है, वहां वहां इसको कोई ना कोई और कण मिला होगा। भाई यहाँ तो क्या है, पूरी स्पेस की बात है, बहुत सारे कण इधर उधर बिखरे हुए हैं, ठीक है। जहां से भी अपनी दिशा बदल रहा है, इसका मतलब वहां कोई ना कोई इसको कण जरूर मिला होगा।
यहाँ मिल गया होगा, यहाँ मिल गया होगा, फिर यहाँ मिला होगा, यहाँ मिला होगा, यहाँ मिला होगा, यहाँ मिला होगा, यहाँ मिला होगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि अपनी दिशा ही कब बदलेगा, ऐसे तो ये मोशन करता रहेगा। दिशा कब बदलेगा? जब यहाँ से जैसे गति करते 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 इस जगह पे जब पहुंचा तो ये इस कण के बहुत पास आ गया। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया तो वो उधर कहीं चला गया होगा और ये अपनी दिशा बदल लेगा। फिर ये यहाँ से आते आते आ रहा है आराम से, जैसे ही लगा कि इसके बहुत नजदीक आ गया, फिर इसके प्रतिकर्षण बल से इसने अपनी दिशा बदल ली, फिर यहाँ आके फिर एक कण मिल गया। तो इस प्रकार से क्या करता है, ये अपनी दिशा बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक अणु के, भाई कितने सारे अणुओं के बिल्कुल पास से आया, ये पास से आने का मतलब हमने उस घटना को क्या कहा है, टक्कर का है ना, कि क्या हुआ, बहुत पास से आने का, इनमें टक्कर हुई है एक प्रकार की, तभी तो उसने अपनी गति की दिशा बदली है। तो ऐसे जो इतने सारे जो टक्कर होती है, इतने सारे अणुओं के साथ में जो इस एक अणु ने जो टक्कर की है, ठीक है, तो ऐसे अगर किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों की बात करें हम कि रेगुलर, जैसे मान लो ये टक्कर है और उसके बाद में ये टक्कर, इसने लगातार दो टक्कर की, तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य में किसी गैस के अणु द्वारा तय किया गया पथ ही क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। सॉरी, इसको केवल मुक्त पथ कहा जाता है। क्या हो जाएगा, जैसे ये पथ आपका मुक्त पथ हो जाएगा। ठीक है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य अणु के द्वारा, अभी हम लिखेंगे सब, पहले यहाँ सिर्फ समझो, नोट मत करना। ठीक है ना? समझ में आ गया आपको क्या, कि हमने जैसे बताया गैस के अणु इतने सारे बिखरे होते हैं और सब क्या करते हैं, यादृच्छिक रूप से किसी न किसी दिशा में गति करते हैं। क्यों? उन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, उन पर बल केवल कब कार्य करता है, जब दो अणुओं में टक्कर होती है। और टक्कर का आपको मतलब समझ में आ गया कि टक्कर का मतलब एक्चुअल में दोनों अणुओं का टच होना नहीं होता, जब वो एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं कि उनके बीच में क्या एक प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है, जिसके कारण वो अपनी गति की दिशा बदल देते हैं। तो वो घटना यहाँ टक्कर कहलाती है। जैसे हमने बताया कोई एक अणु हमने लिया था और हम कंटिन्यूअसली हम इसकी गति की हम देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे गति करता है। तो हमने देखा कि जैसे ही चलते चलते इसको पहला कण यहाँ आकर के मिला, जैसे ही इसके बहुत नजदीक पहुंच गया, टक्कर हुई और इसने अपनी दिशा बदल ली, फिर इसने अपनी दिशा बदली, फिर कण मिला, फिर दिशा बदली, इस प्रकार से। तो इस प्रकार की इसकी गति को तो हमने क्या कहा, ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, और ये जो दो क्रमागत टक्कर, जैसे इसकी पहली टक्कर इस अणु से हुई, दूसरी इससे हुई, कोई भी दो ले लो, या मान लो इस टक्कर से हुई, इससे हुई, तो ये कोई भी दो क्रमागत, लेकिन दो कोई भी लगातार टक्कर के मध्य लेंगे। अब आप ये मत बोलना कि मैम एक तो ये टक्कर और एक इस अणु से टक्कर, इन दोनों के बीच का पथ भी कहलाएगा क्या, ऐसा नहीं। दो क्रमागत टक्कर मैं पहले से बता रही हूँ, या तो आप कोई भी ये दोनों लो, ये दोनों लो, ये दोनों ले रहे हो, ये दोनों ले रहे हो, ये ले रहे हो, कोई भी, लेकिन दो क्रमागत टक्करों के मध्य में इस अणु के द्वारा जो भी एक सरल रेखीय पथ, जो भी उसके द्वारा क्या किया गया है, सरल रेखीय पथ जो उसके द्वारा चला गया है, ठीक है ना, या उसने जिस पथ के ऊपर वो चला है, वो पथ ही क्या कहलाएगा, उसका मुक्त पथ कहलाता है। क्या कहलाता है, मुक्त पथ या फिर फ्री पथ कहलाता है। समझ में आ गया? क्योंकि इस पथ के बीच में उसने किसी अन्य से टक्कर नहीं की। इसके बीच में फ्री पथ का मतलब ही क्या है, मुक्त पथ का मतलब क्या है कि इस पथ के बीच में अणु एकदम फ्री रहा है, उसके ऊपर ना कोई बल काम किया है, ना उसने किसी से टक्कर की, कुछ नहीं, वो फ्री होकर गति कर रहा है। ठीक है ना? ये जैसे हमने बोला कि पहले यहाँ से गति करता हुआ यहाँ आया, यहाँ इससे टक्कर हुई होगी, इसने अपनी गति की दिशा बदल ली, यहाँ आ गया, यहाँ इससे टक्कर हुई होगी, इसने अपनी गति की दिशा बदल ली, यहाँ आ गया, यहाँ इससे टक्कर हुई होगी, फिर इसने अपनी गति की दिशा बदल ली, ये यहाँ आ गया, फिर टक्कर हुई, कुछ भी रैंडमली। ठीक है, तो अब जैसे हम बात करें कि पहले टक्कर इसकी इस कण से हुई और दूसरी बार टक्कर इसकी इससे हुई, अब इन दोनों टक्करों के बीच में ये जो पथ है, इस पथ के बीच में हमने बताया क्या कहीं इसकी टक्कर हुई नहीं हुई, इस पथ के बीच में ये अणु क्या है, बिल्कुल फ्री होकर के चला है, बिना टेंशन के। ठीक है ना? तो इस पथ को ही क्या कहा जाता है, मुक्त पथ या फ्री पथ कहा जाता है। क्लियर है? मुक्त पथ कहा जाता है। ठीक है, और जैसे अगर हम इसकी पूरी की पूरी इस गति का हम लंबे समय तक इसको ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, जैसे हमने एक अणु का पूरा ऑब्जर्वेशन किया है कि वो टोटल मान लो अपनी गति के दौरान 8, 10, 15, 20 जितनों से भी वो टकराया है और अपनी गति उसने चेंज की है, हम इन सब की भी बात करेंगे। ठीक है ना? तो इस पूरे एक लंबे समय अंतराल के बीच में इसने जितनी भी टक्करें की या जो भी इसके द्वारा पथ चला गया है, तो उन सारे मुक्त पथ, भाई जैसे दो क्रमागत टक्करों के बीच के पथ को ही हम क्या बोल रहे हैं, मुक्त पथ कह रहे हैं। तो एक मुक्त पथ हो गया ये। अब यहाँ से अगले की बात करें तो इनके बीच का मुक्त पथ हो गया ये। इससे अगले टक्कर की बात करें तो इन दोनों के बीच का मुक्त पथ हो गया ये। तो एक लंबे समय अंतराल में ये जितने भी मुक्त पथ हैं,
इन सब का औसत क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ। मुक्त पथों का माध्य, मीन फ्री पाथ। ठीक है, जितने भी फ्री पाथ है उन सब का मीन, उन सब का औसत कह सकते हो। क्लियर है? तो सिर्फ एक जो मुक्त पथ, एक पथ को तो हम क्या बोल रहे हैं? मुक्त पथ। और ऐसे अगर कितने सारे मुक्त पथ हैं कुल, तो इन सब के एवरेज को ही हम क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। समझ में आ गया? और इस माध्य मुक्त पथ को ही किससे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्डा से। लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गया? और इस लैम्डा का मान क्या होता है? लैम्डा की अगर हम बात करें कि इस माध्य मुक्त पथ की जिस हमने बोला है, इसका मान क्या होता है? लैम्डा बराबर होता है लैम्डा बराबर L बटे n। कि अगर कुल n कणों से वो टकराया है, कुल n टक्कर के दौरान, और उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अगर L दूरी उसने तय की है, तो ये पथ क्या कहलाएगा? आपका लैम्डा कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ कहलाएगा। समझ में आया? पहले तो माध्य मुक्त पथ होता क्या है? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ब्राउनियन मोशन हम लोग खूब पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है ना? उससे बस थोड़ा सा आगे हम चले हैं कि इस प्रकार से अब हमें पहले तो टक्कर का कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि टक्कर एक्चुअली में क्या होता है? अपनी गति की दिशा बदल देना। ठीक है ना? किसी दूसरे बल के प्रभाव के कारण, जो उसका प्रतिकर्षण लग रहा है या कोई भी और प्रभाव लगे जिसके कारण ये अपनी गति की दिशा बदल दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन दोनों के बीच की टक्कर। और दो टक्कर के बीच में वो जितना भी फ्री होकर के जितना पाथवे उसने तय किया है, छोटा सा ही पाथ तय किया हो, लेकिन जितना भी उसने तय किया वो क्या कहलाता है? उसका मुक्त पथ कहलाता है। और ऐसे सारे मुक्त पथों का औसत क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। समझ में आ गया? तो हमें इसे माध्य मुक्त पथ के ही क्या करना है? हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है कि लैम्डा का मान हम क्या निकाल सकते हैं। और लैम्डा की एक और चीज जो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ये लैम्डा का हमने ये तो एक जनरल फॉर्मूला दिया है L/n। n कणों की संख्या है या हम मान सकते हैं टक्करों की संख्या है कि n टक्करों से टकराया है। ठीक है ना? n को हम क्या बोल सकते हैं कि n अणुओं से जो टक्कर हुई है और उस टक्कर के बाद उसने L दूरी तय की है, तो लैम्डा बराबर L बटे n। क्लियर है? अब हमें लैम्डा का मान किसके रूप में ज्ञात करना है? P और T के रूप में। मतलब लैम्डा की दाब पर और ताप पर निर्भरता हमें देखनी है। ये हमारे इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। हमें देखना है माध्य मुक्त पथ होता क्या है और इस पथ की ताप और दाब पर क्या निर्भरता होती है। क्लियर है? तो पहले तो आप थोड़ा सा हेडिंग डाल दो माध्य मुक्त पथ और उसमें कुछ 2-4 लाइनें लिख लो। समझ में तो आ गया होगा आपको। अब ये सारी थ्योरी तो कोई लिखाने वाली चीज है नहीं कि मैं आपको ब्राउनी गति और ये सब चीजें पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा लिखो। गैसों के मॉडल के अनुसार हम जानते हैं कि गैस के अणु भिन्न 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 दिशाओं में गतिशील होते हैं। भिन्न भिन्न चालों से भिन्न भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं। जब गैस के दो अणु यादृच्छिक गति करते हुए, यादृच्छिक मतलब रैंडम मोशन जिसको हम कहते हैं, यादृच्छिक गति करते हुए एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाते हैं, एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाते हैं, तब एक दूसरे के प्रतिकर्षण बल के प्रभाव के कारण, अणु अपनी गति की दिशा बदल देते हैं। तथा नए सरल रेखीय पथ पर गति शुरू कर देते हैं। सरल रेखीय पथ पर गति शुरू कर देते हैं।
सरल रेखीय, ध्यान रखना यहाँ हम किसी घूर्णन गति की बात नहीं कर रहे हैं कि अणु घूम भी रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं, सिंपल स्ट्रेट हम बिल्कुल लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं सरल रेखीय पथ की, ठीक है। तो सरल रेखीय पथ पर गति शुरू कर देते हैं। यह घटना दो अणुओं के मध्य टक्कर कहलाती है। दो अणुओं के मध्य टक्कर कहलाती है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, यादृच्छिक रूप से किसी भी एक अणु के प्रेक्षण करने पर, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है, किसी एक अणु के प्रेक्षण करने पर हम देखते हैं कि वह छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े सरल रेखीय पथों में गति करता हुआ दिखता है। कि वह छोटे टेढ़े मेढ़े जिसको हम जिगजैग मोशन भी इसी को कहते हैं, बोलते हैं ना अणुओं की जिगजैग मोशन, जिगजैग, कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है, जिगजैग मोशन। तो छोटे और टेढ़े मेढ़े सरल रेखीय पथों में गति करता हुआ दिखता है। अणुओं की इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? ब्राउनिंग गति कहलाती है। अणुओं की इस प्रकार की गति ब्राउनिंग गति कहलाती है। ब्राउनिंग गति कहलाती है। फुल स्टॉप। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणु के सरल रेखीय पथ को मुक्त पथ कहते हैं। फ्री पथ, ठीक है, मुक्त पथ कहते हैं। तथा लंबे समय अंतराल में मुक्त पथों का औसत क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। माध्य मुक्त पथ कहलाता है। लंबे समय अंतराल में मुक्त पथों का औसत क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसे लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसे लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार से डायग्राम बना लेना। कुछ भी जरूरी नहीं एक्सिटीज ऐसे बनाओ, बस ये हमने क्या इस गति को प्रदर्शित करने के लिए डायरेक्शन जरूर लगाना कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। और ये इसके बीच में टकराने वाले अणु जिनसे टकरा के अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेगा। ठीक है, नीचे लिख लेना डायग्राम क्या है ये आपका ब्राउनिंग गति। साइड पे बना लेना है डायग्राम। नीचे लिखना माध्य मुक्त पथ को ये लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये चीज होगी। अब हम इस लैम्डा की कैलकुलेशन हमें करनी है। ठीक है, तो अब हम इन गैसों को मानते हैं किसी, अभी तो ये हमने एक फ्री स्पेस में एक तरीके से बात की, हम मानते हैं कि कोई पात्र में अगर गैस हमने भर रखा है किसी एक निश्चित आयतन में, ठीक है ना, मान लो
देखेंगे यहाँ हमने जैसे मान लो ये हमारा 3D में कोई हमारा पात्र है आयतन में, और यहाँ पर क्या है, गैस के अणु यादृच्छिक रूप से पूरे में फैले हुए हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से हमने पात्र बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे किसी भी एक दो अणु जो भी हैं, हमें उनकी गति के बारे में देखना है कि उनमें किस प्रकार का माध्य मुक्त पथ आएगा और क्या। तो हम इसमें से रैंडमली थोड़ा सा हम क्या ले लेते हैं, इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब समझते हो ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मतलब इसमें से जैसे कि मान लो हमने क्या किया, इसमें ये सीधे लंबा इतनी दूर का हमने ये बेलन प्रकार से काट लिया। भाई ये क्या है, जैसे पूरा हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एक क्यूब है, एक घन है, उसमें से मैंने जैसे ये मार्कर है बेलनाकार, बिल्कुल इस साइज का एक छोटा सा एरिया मैंने काट के निकाल लिया। क्लियर है। इस प्रकार से बीच में से हमने कहीं से भी हम रैंडमली, आप ऊपर से नीचे की तरफ ले लो, कोई विकर्ण के रूप में ले लो, इधर से इधर ले लो, चाहे सीधे ले लो, किसी भी प्रकार से हमने क्या किया, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया इस प्रकार से हमने ले लिया। क्लियर है। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने अणु आएंगे हमें पता नहीं है, कुछ भी अणु, भाई इतनी दूर का जैसा आपने काटा तो बीच बीच में ये अणु आ रहे हैं ना, तो कोई से भी अणु आ सकते हैं। मान लिया हमने कोई अणु यहाँ रहा होगा, कोई यहाँ रहा होगा, कोई यहाँ रहा होगा, कोई यहाँ रहा होगा, कोई यहाँ रहा होगा, कुछ भी बीच में भी स्थित हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमने ले लिए। ठीक है, कोई बीच बीच में भी आ रहे होंगे, जैसे मान लो आपका कोई यहाँ आ गया है, एक यही वाला कुछ इस प्रकार से आ रखा होगा। ठीक है ना, जैसे बीच में से कोई कट रहा होगा इस प्रकार से, ये आपके सारे अणु आ गए। ठीक है, हम जिस मेन अणु की बात कर रहे हैं, कोई भी हमने बताया कोई एक यादृच्छिक रूप से हम अणु उठाएंगे और जिसकी हम गति पर विचार करेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ से टक्कर कर रहा है और कैसे गति कर रहा है। तो मान लो ये हमारा कोई बाहर एक अणु ले लिया हमने, ये हमारा एक अणु है, जो कि क्या होगा, हमने माना ये अणु भी, हमने जितनी दूर का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये अणु भी कहीं और रहा होगा। हम इस अणु की गति देखना चाहते हैं कि ये अगर इस बेलन के अंदर जाता है तो ये किस किस से आपस में टकराएगा और टकरा करके कैसे अपनी दिशा चेंज करेगा और किस प्रकार से गति करेगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक में। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये जो पूरा हमारा इसका जो व्यास है, इस बेलन का जो हमारा पूरा का पूरा क्या डायमीटर की अगर हम बात करें तो ये हमने मान लिया कितना है, 2D है, 2D डायमीटर। ठीक है, और इस अणु के डायमीटर की हम बात करें तो ये हमारा कितना, D डायमीटर हमने मान लिया। ठीक है, कि अणु का इतना व्यास है ये। तो हमारे पास सिंपल सी बात है कि बीच बीच में जो भी अणु आ रहे हैं, कौन से अणु टक्कर करेंगे इससे, जिनका व्यास या तो D के बराबर हो या इससे कम हो। ठीक है ना, वही अणु तो बीच बीच में जिसका D के बराबर होगा वही तो इस प्रकार से इस पर टक्कर करेगा। ठीक है, या फिर उससे कम होगा वो टक्कर कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले तो आप इसमें थोड़ा सा लिखो, ये डायग्राम तो साइड में बना लेना, इस डायग्राम को अभी मत बनाना, पहले ये साइड में बना करके और थोड़ा सा लिखेंगे। माना एक गैस में, माना एक गैस में n अणु प्रति एकांक आयतन स्थित है, n अणु प्रति एकांक आयतन स्थित है, प्रति एकांक आयतन स्थित है। हम इस आयतन में से एक छोटा सा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेते हैं, एक छोटा सा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हम कहते हैं ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेते हैं। ये डायग्राम अब बना लेना बेलन वाला, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेते हैं। बना लिया, लिखना, यह क्षेत्रफल बेलनाकार होता है, यह क्षेत्रफल बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है।
अणु माना केवल एक अणु माना केवल एक अणु जिसकी हम चर्चा करेंगे वह गति कर रहा है, केवल वह गति कर रहा है। माना, फिर से सुना, माना केवल एक अणु जिसकी हम चर्चा करेंगे वह गति कर रहा है, जबकि अन्य सभी विरामावस्था में हैं, ठीक है। हम ज्ञात करने के लिए, लैम्डा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान करके चल रहे हैं कि ये एक अणु जिसकी गति पर हम चर्चा कर रहे हैं, केवल ये कोई वेग हमने मान लिया, ये v वेग से केवल ये अणु गति कर रहा है, और बाकी जितने भी अणु है ना, इन सबको अभी हमने क्या माना कि ये सब अपनी जगह स्थिर है, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर एक साथ सारे गति करने लग जाएंगे तो केवल एक की गति देखना मुश्किल हो जाएगा ना, बीच बीच में से बहुत कॉम्प्लिकेटेड। हम तो केवल एक की गति अभी देखना चाहते हैं, तो वो कहाँ से जा रहा है, कहाँ से गुजरेगा और क्या क्या पथ बनाएगा, वो देखने के लिए हम क्या सोच रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि केवल ये अणु है, ये केवल गति कर रहा है किसी वेग v से, और बाकी सब कैसे विराम अवस्था में होंगे। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हमने माना कि ये मान लो इसके अंदर, जैसे बेलन के अंदर जाएगा, हम केवल इस पूरे क्षेत्रफल में से हमने केवल इतना क्षेत्रफल लिया है, यहाँ पे रैंडमली हमारे कुछ अणु आ गए इसके किनारों पे किसी जगह पे, और एक अणु हम मान रहे कि ये जब इस बेलन के अंदर में से गुजरेगा तो ये कहाँ कहाँ और किस प्रकार से टकराएगा और क्या गति करेगा, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो हम जैसे कुछ इस प्रकार से मानते हैं, देखेंगे हम सबसे पहले क्या लेते हैं, जैसे कोई हमने जो भी हमारा बेलन लिया है, मान लो कुछ इस प्रकार से बड़ा बना के मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। हमने क्या बताया है कि इस बेलन का व्यास हमने कितना बताया है, 2d के बराबर, ये पूरा व्यास इसका कितना बताया, ये 2d के बराबर है, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या कहा कि केवल वो अणु जिनका हम क्या बताएं कि व्यास अगर है वो इस अणु का व्यास हमने कितना लिया था, d माना था, तो केवल जिन अणु का व्यास d के बराबर या उससे कम है सिर्फ वही उससे टक्कर कर पाएंगे, ठीक है ना। जो अणु इसके अंदर जा रहा है उसका व्यास हमने कितना माना था, d व्यास के बराबर हमने माना, ठीक है। हमने जैसे ये मान लिया, ये हमने वो अणु जो हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, ये अणु हमने मान लिया, ठीक है। और ये इसका व्यास कितना ले लिया हमने, d व्यास का है ये अणु, क्लियर है। इसका मतलब ये इसको हमने आधा आधा d और d में बांट दिया, d क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, व्यास 2d है तो सिंपल सी बात है d इसकी त्रिज्या हो जाएगी, d और d, तो इसमें से जस्ट इस बेलन के आधे के बराबर है इस अणु का पूरा व्यास, d व्यास बराबर है, ठीक है। अब ये जब इसके अंदर रहेगा तो सिंपल सी बात है, कुछ और अणु उनसे ये टक्कर करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये टक्कर किस प्रकार से करेगा, जैसे मान लिया हमने कोई एक अणु इस जगह स्थित है, क्लियर है। हमने मान लिया एक अणु कुछ इस प्रकार से स्थित है, तो इस अणु का भी पूरा व्यास क्या इस d के बराबर हो जाएगा, d व्यास के बराबर मान लिया हमने ये अणु, ठीक है। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि कोई और अणु अगर हम ले, इसका व्यास भी हम क्या मान ले, जैसे मान लो यहाँ पे कोई दूसरा अणु भी आ रहा है, ठीक है ना, ये मान लो ये इसका केंद्र है, तो इसका भी कुल ये व्यास इसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर, मतलब इतना दूरी d/2 होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ कुछ अणु क्या हो रहे होंगे जो इसके बीचों बीच में आएंगे, ठीक है ना। या आप ये मान लो इसका व्यास कुछ इस स्थान से मान लो, ये ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये जो स्पेस है बीचों बीच, इससे d दूरी है, कुल दूरी ये इसके आधे व्यास के बराबर में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको भी मान लेते हैं कि कुल व्यास इसके d के बराबर भी, देखो ये शेप हम किसका बता रहे हैं, इसका, ये एक तरीके से इतनी जो ये आधी दूरी आ रही है
बेलन का तो जस्ट आधी त्रिज्या के बराबर है डी दूरी, ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या के बराबर रेडियस बराबर के व्यास का ये एक अणु है, ठीक है, जिसका व्यास डी है। भाई बेलन की तो त्रिज्या है डी, पूरा व्यास 2d है, ठीक है ना, इसका मतलब बेलन के जस्ट आधा, बेलन की जो त्रिज्या है उसके बराबर का ये अणु है, इसका पूरा व्यास उस बेलन के त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। हमने क्या बताया, इससे केवल वही अणु टकराएंगे जिनका खुद का व्यास भी डी या डी से कम हो। डी से ज्यादा व्यास वाले तो क्या हो जाएंगे, फिर वो इससे टकरा नहीं पाएंगे, ऊपर तक पहुंच जाएंगे वो, ठीक है ना। तो हमारे पास टकराएंगे कौन से, जैसे हमने मान लो कोई अणु एक ये हमने यहाँ पे मान लिया, इसका भी कुल व्यास हमने इस स्थान से ये कुल इसका व्यास अगर हम लेंगे तो डी, या इस प्रकार से कोई हमने अलग अलग अणु मान करके देख लिए। क्लियर है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि केवल हमारा ये जो अणु है सिर्फ ये गति कर रहा है, बाकी सब स्थिर है। तो हमने मान लिया कि ये अणु कोई v वेग से गति कर रहा है, किसी v वेग के साथ में गति कर रहे हैं, ठीक है। और गति कब तक कर रहे हैं, मान लो कोई डेल्टा t समय अंतराल, किसी समय अंतराल पे तो गति करेगा। मान लो हम उसकी गति कुछ भी 2 सेकेंड तक देख रहे हैं या 5 मिनट तक देख रहे हैं, कुछ भी, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 मिनट तक देखेंगे इसकी गति पूरी यहाँ से यहाँ चलने तक, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि डेल्टा t समय अंतराल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी गति का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो v वेग है और डेल्टा t समय है, मतलब इसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जो ये पूरी, हम तो पूरे इस बेलन के सापेक्ष इसकी गति देखेंगे कि यहाँ से एंटर होगा और यहाँ तक पहुंचेगा। तो वेग है v, समय है डेल्टा t, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, वेग इंटू समय के बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, चाल क्या है इसका v और समय क्या है डेल्टा t, ठीक है, डेल्टा t के बराबर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसके द्वारा चली गई दूरी है v डेल्टा t, यही इस बेलन की ऊंचाई भी है h। तो इस बेलन को आप खड़ा करो, ये बेलन इस जगह से स्टार्ट था कुछ, ठीक है ना, इस प्रकार से इस जगह से बेलन स्टार्ट है। तो जितनी दूरी ये कण पूरा चल रहा है इस बेलन में, कितनी दूरी चल रहा है, जितना जहां तक ये बेलन खत्म है वहीं तक तो हम पूरा चलवा रहे हैं। इसका मतलब इस बेलन की खुद की ऊंचाई भी किसके बराबर होगी, v डेल्टा t के बराबर होगी। क्लियर है, पहले ये डायग्राम बना लो, उसके बाद में लिखते हैं इसके बारे में। समझ में आ गया ना भाई, ये v डेल्टा t v वेग से अनुगति कर रहे हैं डेल्टा t समय अंतराल के लिए, तो कुल दूरी कितनी चलेगा, सिलेंडर के खत्म होने तक हम इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ये कुल v इंटू डेल्टा t दूरी चलेगा, 4 इंटू समय के बराबर, ठीक है। और इतनी लंबाई की क्या है, इस बेलन की हाइट भी तो इतनी ही होगी जितनी दूरी ये चल पाएगा, ठीक है ना। तो लिखो इसमें, माना अणु जिसका व्यास d है, जिसका व्यास d है, कॉमा v वेग से गति करता है, कॉमा v वेग से गति करता है, ठीक है। तब वे अणु जिनका व्यास d के बराबर, जिनका व्यास d के बराबर या उससे कम है, जिनका व्यास d के बराबर या उससे कम है, वे इस कण से टक्कर करेंगे, वे इस कण से टक्कर करेंगे, वे इस कण से टक्कर करेंगे। टक्कर करेंगे, ठीक है। तो कण द्वारा चली गई दूरी लिखेंगे, तब कण द्वारा चली गई दूरी बराबर v डेल्टा t, ठीक है। और ये बराबर किसका होगा, बेलन की ऊंचाई,
बराबर हो जाएगा बेलन की ऊंचाई के। ठीक है, तो अगर हम कुल आयतन की बात करें, कुल आयतन जिसे गतिशील कण, ये गतिशील कण कुल कितना आयतन चलेगा उसकी बात करें, क्योंकि बेलन का तो आयतन होगा, तो कुल आयतन जिसे गतिशील कण क्या करेगा, मतलब जिसको कवर करेगा, अब कवर करेगा, कुल कितने आयतन को ये गतिशील कण कवर करेगा। तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन होता है, जैसे कोई मान लो ये आपके पास बेलन है, इसका आयतन में क्या होगा, एक तो इसकी ये लंबाई कितनी है, ठीक है ना, कुल इसकी हाइट, और इनटू में दोनों गोलों पे क्या होता है, एक प्रकार से एक वृत्त ही तो होता है, ठीक है ना, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, इसके बराबर ही तो होता है आपके किसके, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, इसका आर कितना था, कुल जो हमने व्यास कितना लिया था 2d, और त्रिज्या आधी कितनी हो जाएगी इसकी d, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर और इनटू में ये हाइट कितनी हो जाएगी v इंटू डेल्टा टी। तो कुल इतना क्षेत्रफल क्या होगा, ये बेलन कवर करेगा, सॉरी बेलन का ये जो कण है गतिशील कण, कुल इतना क्षेत्रफल कवर करेगा, ठीक है। अब हम मानते हैं कि कुल हमारे पास प्रति एकांक आयतन में कितने कण हैं, n कण हैं। यदि हमने कई सारे कणों की बात की, तो यदि n बराबर, हमने क्या बोला, कुल कणों की संख्या प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन है, मतलब n बराबर आपका क्या हो जाएगा, n अपॉन v, n बराबर स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, कुल कणों की संख्या प्रति एकांक आयतन के बराबर हमने बताया है, n अपॉन v के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू वी के बराबर, मतलब n बराबर हमारे पास n इंटू में पाई डी स्क्वायर इंटू में d डेल्टा टी, ये आपके पास कुल मान कितना आ जाएगा n का, n इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू में v डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कुल n का मान आया है, कुल हमने कणों की संख्या, ये कौन से कण है, जिन कणों के साथ में ये गतिशील कण टक्कर कर रहा है। हमने क्या बोला, कुल कणों की संख्या प्रति एकांक आयतन की, उस आयतन में, बेलन के आयतन में जितने कण उपस्थित है, तो उन सबसे वो टक्कर कर रहा है, मतलब n हमारे पास क्या आ गया, एक प्रकार से n उन कणों की संख्या है जिनसे क्या है, जो गतिशील कण है वो टक्कर कर रहा है, मतलब एक प्रकार से n हमारी टक्कर की दर है, n क्या हो गई, टक्कर की दर, भाई जितने कण होंगे उतनी बार ही तो उसका टक्कर होगा, तो n हमारी कुल क्या हो गई, कणों टक्कर की दर हो गई, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब ये जो n है टक्कर की दर से मतलब क्या है, कि मतलब इस डेल्टा t समय अंतराल में हमारा गतिशील कण इन n कणों से टक्कर करेगा, इन कैपिटल N कणों से टक्कर करेगा, ठीक है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात गतिशील कण डेल्टा t समय अंतराल में कुल कैपिटल N इतने कणों से टक्कर करेगा, n कणों से टक्कर करेगा, और जितने कणों से टक्कर करेगा वही तो एक प्रकार से टक्कर की दर हो जाएगी, इसलिए हमने n को क्या कह सकते हैं, हम टक्कर की दर भी कह सकते हैं, लिख लीजिए इतना। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज और क्या निकाल सकते हैं, कि टक्कर की दर प्रति सेकंड निकाल सकते हैं। हमने कैपिटल N, देखो एक बार फिर देख लो, हमारे पास कैपिटल N का मान क्या है, ये हमने बताया कि कुल इतने एरिया
एरिया को कण हमारा कवर करेगा। ठीक है, एक तरफ से तो जा ही रहा है तो पूरी लंबाई और दूसरा तरफ जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल दोनों के बराबर ही कुल आयतन, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल और इनटू में इतनी दूरी वो चलेगा। क्लियर है। अब दूसरी चीज हमने क्या कही कि कुल n कणों की संख्या जो प्रति एकांक आयतन में दिया है, एक आयतन में हमारे पास एकांक आयतन में इतने कैपिटल N कण उपस्थित है, तो कैपिटल N का मान n इंटू वी के बराबर v हमारे पास है। अब ये कैपिटल N क्या है कि इतने कणों के साथ वो गतिशील कण टक्कर करेगा। कब? बेलन में एंट्री लेने के बाद में इतने कणों के n कणों के साथ में टक्कर करेगा। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या होगा कि गतिशील कण किस समय अंतराल में, इस डेल्टा t समय अंतराल में इन कैपिटल N कणों से टक्कर करेगा। ये टक्कर की दर हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ से टक्कर की दर प्रति सेकंड कितनी होगी इसकी बात करें, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, टक्कर की दर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड टक्कर की दर कितनी हो जाएगी, या प्रति सेकंड टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या भी हम कह सकते हैं, जो कितने बेलन के अणु उस गतिशील कण के साथ टक्कर करेंगे। ठीक है ना, या हम ये कहें कि यहाँ प्रति सेकंड टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, n अपॉन डेल्टा टी, n अपॉन डेल्टा टी के बराबर। क्लियर है। प्रति सेकेंड टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या या टक्कर की दर प्रति सेकेंड, तो टक्कर की दर हमारे पास n थी, टक्कर की दर और प्रति सेकेंड मतलब डेल्टा टी को डिवाइड कर दो, तो आपके पास इसका मान कितना आ जाएगा, n पाई डी स्क्वायर इंटू में b, n पाई डी स्क्वायर इंटू में b। समझ में आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये टक्कर की दर थी n प्रति सेकेंड, डेल्टा टी से डिवाइड कर लो तो मान आ गया आपके पास n पाई डी स्क्वायर इंटू में b। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें कि भाई जो हमने इससे पहले थ्योरी में हमने क्या कहा था कि टक्कर सब लगातार नहीं होती, एक के बाद एक होगी, और दो क्रमागत टक्कर के मध्य में कण जो पथ तय करेगा उस पथ को हमने क्या कहा था, माध्य पथ कहा था। ठीक है ना, तो उन दो क्रमागत टक्करों के मध्य में उसको टाइम कितना लगेगा, डेल्टा टी, तो कुल टाइम हमने बताया है कि बेलन में एंट्री से लेकर के लास्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम, डेल्टा टी समय अंतराल में। ठीक है, अब उसके बीच में जो दो क्रमागत टक्कर करेगा वो एक के बाद एक कोई से भी दो टक्कर ले लो, वो कितने कितने समय अंतराल में करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों में लिया गया समय, दो कोई से भी दो ले लो आप, ठीक है, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में लिया गया समय, इस समय को हम प्रदर्शित करते हैं टो से। ये टो होता है इन्हीं दो क्रमागत टक्करों में लिया गया समय, ये बराबर होता है 1 अपॉन n पाई डी स्क्वायर इंटू में b। टो का मान, ये जो कणों की टक्कर की दर प्रति सेकंड होती है और किन्हीं दो के मध्य में लिया गया समय भी कितना हो जाएगा, इसके इनवर्स के बराबर ही होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन में n पाई डी स्क्वायर इंटू में b। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर हम बात करें इन दोनों क्रमागत टक्करों के बीच में जो वो पथ ज्ञात करता है, वो पथ क्या कहलाता है, माध्य पथ कहलाता है। ठीक है, मुक्त पथ कहलाता है, और उन सारे मुक्त पथों का कुल औसत क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ। तो अर्थात माध्य मुक्त पथ किससे प्रदर्शित किया था हमने, लैम्डा से। अब लैम्डा एक प्रकार से क्या है, माध्य मुक्त पथ की, मतलब वो कितना पथ तय कर रहा है, कितना वो रास्ता तय कर रहा है, तो एक प्रकार की दूरी है, और दूरी बराबर अभी भी हमने देखा किसके, चाल इंटू समय के बराबर होती है।
तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा v और इस समय कितना हो जाएगा टॉ के बराबर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अब हम ये वाला समय अंतराल लेंगे, कुल समय अंतराल नहीं, अब हम केवल दो टक्कर के मध्य की बात कर रहे हैं। तो दो तमांगे टक्करों के मध्य में समय टॉ था और उन दोनों के बीच का ही जो पथ होगा वही मुक्त पथ कहलाता है। तो उन सबका एवरेज क्या होगा? v इंटू टॉ के बराबर, वेग और इंटू में उनके द्वारा लिया गया समय के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ पे आप मान लिख दो v है ही, इंटू में टॉ का मान हम लिखेंगे 1/n पाई d स्क्वायर इंटू में v से v कट गया तो आपके पास लैम्डा बराबर क्या आ गया? एक प्रकार से 1/n पाई d स्क्वायर। किसका मान आया? ये आपके माध्य मुक्त पथ का मान 1/n पाई d स्क्वायर। लिख लीजिए इतना। अब ये आपके पास माध्य मुक्त पथ कब आया? जब हमने स्टार्टिंग में कंडीशन क्या मानी थी? देखो आप लोग पीछे स्टार्टिंग में हमने क्या कंडीशन मानी थी कि जब केवल एक कण को हमने गतिशील माना, जिस कण का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो इस बेलन के अंदर जा रहा है, जिसकी गति की हम पूरी ये बात कर रहे हैं, केवल उस कण को तो हमने माना कि वो गतिशील है और बाकी सब कण को हमने क्या माना है कि वो सब स्थिर है। ठीक है ना? वो कंडीशन हमने मान करके पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास माध्य मुक्त पथ का मान आया ये। जबकि हम जानते हैं मैक्सवेल ने जो वेगों का बंटन नियम दिया या जो गैसों के लिए मॉडल दिया, उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि गैस कभी स्थिर नहीं हो सकते, गैस के अणु कभी भी स्थिर नहीं होंगे। मतलब ये सारे अणु आपके स्थिर हो जाए ऐसा नहीं होगा, ये भी कुछ ना कुछ गति करेंगे। ठीक है? और तब जो इस कण का वेग होगा वो क्या होगा? इनके आपेक्षिक वेग लगेगा कि इन अणुओं के सापेक्ष क्या वेग है। पता है ना आपको, जब दो कण एक दूसरे की तरफ किसी भी वेग से गति करते होते हैं तो उनका वेग आपस में क्या कहलाता है? आपेक्षिक वेग, कि एक दूसरे के सापेक्ष क्या वेग है। ठीक है? तो अभी हमने ये मान तो किस कंडीशन में निकाला? वेग v हमने लिया जब हमने केवल इस कण को गतिशील माना, बाकी सारे कण क्या हमने विराम अवस्था में माने। जबकि हम जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल में ये वाले अंदर वाले कण भी गति करेंगे और इनका जो वेग होगा वो क्या होगा? तब उस कंडीशन में एक आपेक्षिक वेग लगेगा, एक दूसरे के सापेक्ष उनकी क्या गति है। ठीक है? तो इतना लिख लिया। आगे हम लिखेंगे लिखो आप आगे 2 लाइन लिखो। परंतु परंतु माध्य मुक्त पथ लैम्डा का यह मान, ये लैम्डा का मान लिख लिया, इसके नीचे लिखना परंतु माध्य मुक्त पथ लैम्डा का यह मान तब है जब हमने यह स्थिति मानी, जब हमने यह स्थिति मानी कि केवल एक कण गतिशील होगा, कि केवल एक कण गतिशील होगा तथा अन्य सभी कण स्थिर होंगे, तथा अन्य सभी कण स्थिर होंगे, स्थिर होंगे। परंतु मैक्सवेल के गैसों के मॉडल से, मैक्सवेल के गैसों के मॉडल से हम जानते हैं कि यह स्थिति सही नहीं है, कि यह स्थिति सही नहीं है। अर्थात लिखना, अर्थात सभी कण एक दूसरे के सापेक्ष गति करेंगे, अर्थात सभी कण एक दूसरे के सापेक्ष गति करेंगे। तब आपेक्षिक वेग, तब किसका? कणों का लिख लेना, तब कणों का आपेक्षिक वेग v सापेक्ष के बराबर होता है √2v के। ठीक है? तब कणों का आपेक्षिक वेग v सापेक्ष √2v के बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो इस कंडीशन में आप लैम्डा निकालो, लैम्डा बराबर हमने v इंटू टॉ के बराबर लिखा। ठीक है ना? v इंटू में तो टॉ का मान आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? n पाई d स्क्वायर √2v के।
बी से बी कैंसिल, लैम्डा बराबर मान क्या आ जाएगा आपके पास 1/√2 n पाई d स्क्वायर। ये आता है हमारे पास मेन माध्य मुक्त पथ, लैम्डा का मान √2 n पाई d स्क्वायर। लिख लीजिए इसको, आपको इस समीकरण लिख लीजिए, ये क्या कहलाता है आपका माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये मत बोलना कि मैम यहाँ पे √2 भी नहीं किया, ये तो उस कण का वेग है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, और ये कणों का बाकियों का उसके सापेक्ष वेग √2 भी होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे √2 भी नहीं, एक का वेग तो खुद का वेग तो भी होगा, एक दूसरे के सापेक्ष वेग होगा √2 भी सापेक्ष है, इसलिए ये मान √2 भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमें जैसे कि ये हमारे पास माध्य मुक्त पथ है, हमने शुरू में क्या बात की थी कि हमें माध्य मुक्त पथ की ताप और दाब उन दोनों पर निर्भरता देखनी है, ठीक है ना। तो हम क्या मानते हैं कि जो गैस हमने ली है, हम आदर्श गैस अगर माने तो आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है, पीवी इक्वल टू एन की जगह एन डैश मान लेते हैं, एन डैश आर टी के बराबर। पीवी इक्वल टू हमने क्या मान लिया, एन डैश आर टी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या एन अपॉन वी हमने क्या लिया था, कणों की संख्या प्रति एकांक आयतन, तो एन अपॉन वी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, पी अपॉन आर टी। किसके बराबर आ जाएगा, पी अपॉन आर टी के बराबर, क्लियर है। और ये मान हम किसके बराबर मान लेंगे कि ये एन के बराबर है, पी अपॉन आर टी मान एन डैश अपॉन वी तक क्या था, कणों की संख्या प्रति एकांक आयतन, एन के बराबर ही माना था ना, तो ये हमारे पास पी अपॉन आर टी का मान आ जाएगा एन के बराबर, ठीक है। तो ये मान अगर हम यहाँ रखते हैं तो देखेंगे हमारे पास तब लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज लैम्डा बराबर, पहले यहाँ देखिए 1 में √2 है ही, एन की जगह ये मान हम रख देते हैं पी अपॉन आर टी इंटू में पाई डी स्क्वायर, इंटू में पाई डी स्क्वायर के बराबर, क्लियर है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, मान हमारे पास क्या बच जाएगा, लैम्डा बराबर आर टी आ जाएगा ऊपर, आर टी अपॉन में क्या बच जाएगा √2 पी पाई डी स्क्वायर। ये हमारे पास लैम्डा का मान किसमें, आर और पी के टर्म में आ गया। इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इतना नोट कर लिया हो आपने, तो ऊपर देखेंगे कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारा लैम्डा टी के तो सीधे क्या प्रोपोर्शनल आया है, टी के समानुपाती होगा, और पी के क्या है व्युत्क्रमानुपाती 1/p। ये हमारे पास माध्य मुक्त पथ का ताप और दाब के साथ संबंध आया है। पहले इतना लिखो, फिर ये मान लिखो, ये आपका माध्य मुक्त पथ, और इसके बाद में यहाँ से ये दोनों रिलेशन लिखना, ठीक है ना। ये रिलेशन क्या है आपका, माध्य मुक्त पथ की ताप व दाब P पर निर्भरता। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस माध्य मुक्त पथ का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और दाब कम करने के साथ साथ माध्य मुक्त पथ का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर आप ताप बढ़ाओगे तो आपको एक समय में ताप बढ़ाया तो दाब को कम करना पड़ेगा, या ताप कम करोगे तो दाब को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका था माध्य मुक्त पथ। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था आरयू में, अभी शायद कुछ सालों पहले ही आया हुआ था, इम्पोर्टेंट।
पर निर्भरता बतानी थी, ठीक है। तो ताप और दाब पर इस संबंध के द्वारा निर्भर करता है। T के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। P के व्युत्क्रमानुपाती जबकि T के समानुपाती होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब हम इन्हीं माध्य मुक्त पथों का ही वितरण भी देखेंगे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, इनके वितरण के लिए हमें क्या ग्राफ मिलता है, और उसके बाद में हमें पढ़ना होगी अभिगमन परिघटनाएं कि अभिगमन की क्या क्या परिघटना होती है। उसमें हमें 2 से 3 घटना पढ़नी है और उसके बाद आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट, ठीक है। आपको लग रहा होगा काफी दिन से चल रही है, बट अब आप लोगों का देखो कोर्स ही थोड़ा सा लेंथी सा ही है आप लोगों का कोर्स, क्योंकि अब इसी में हमने पहले तो क्या थर्मो का भी पढ़ा सेकेंड यूनिट में, और अब हम स्टैटिकल भी दोनों एक में डाल दिए। खैर आपकी फर्स्ट सेकेंड यूनिट ही वैसे थोड़ी बड़ी है, थर्ड फोर्थ यूनिट थोड़ी छोटी छोटी ही है, उनमें कुछ खास चीजें नहीं है इसलिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों की आई होप आप लोगों को अब तो वो समझ में आ गया होगा ऊर्जा का संवितरण का सिद्धांत। जिनको भी दिक्कत थी ये वीडियो वापस देख ले वो, और ऊर्जा का संवितरण सिद्धांत लास्ट स्टेप मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही बता दिया है। जिनको समझ में नहीं आया हो वो एक बार फिर से वीडियो देख करके और समझ लें, ठीक है। थैंक यू।